नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे। हम लोग इस समय चर्चा करने जा रहे हैं भारत में दिल्ली में जो धमाके हुए और उन धमाकों की वजह उसकी जो गूंज है ना, वो केवल दिल्ली में नहीं आई, उसकी बड़ी गूंज इस्लामाबाद में हमने सुनी, उसकी एक बड़ी गूंज हमने खैबर पख्तूनख्वा में सुनी और अब खबर आ रही है कि बांग्लादेश में भी एक बड़ी गूंज हुई है और बड़े स्तर पर हुई है। बांग्लादेश इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आईएसआई ने बांग्लादेश में अपना कार्यालय खोला है और इसके अलावा जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा ने घोषणा की है कि वो बांग्लादेश रूट से भारत में आएंगे। उन्होंने उनकी एक सैफुद्दीन सौद ने उनकी एक रैली में ये घोषणा की थी कि हाफिज सईद जेल में बैठे ज़रूर हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान को दहलाने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं और हिंदुस्तान को दहलाने के लिए हमने बांग्लादेश का रूट अपनाया। हिंदुस्तान में कई एक धमाके होंगे। इस स्टेटमेंट के बाद जम्मू कश्मीर में पोस्टर लगे थे और जम्मू कश्मीर के पोस्टरों को ध्यान में रखते हुए या वहाँ से लीड लेते हुए फरीदाबाद और उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर छापे पड़े थे और इन छापों में फरीदाबाद के एक मेडिकल कॉलेज से कुछ डॉक्टरों के यहाँ से 3000 किलोग्राम का मटेरियल मिला था। 3000 किलोग्राम का मटेरियल का अनुमान ये है, जो ये संभव है कि वो उतना बचा हो उससे पहले बाकी का डिस्ट्रीब्यूट हो चुका हो और ये भी संभव है कि वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा हो। वो 3000 किलोग्राम जिसमें नाइट्रेट भी 350 किलो के लगभग मिली थी और ये सब कुछ ये बता रहा था कि हिंदुस्तान के अंदर सैकड़ों बड़े धमाके, दिल्ली जैसे सैकड़ों बड़े धमाके करने की गुंजाइश उनको दिख रही या उन्होंने प्लानिंग करके रखी थी। वो हमारी सुरक्षा एजेंसियों की बात करें, इंटेलिजेंस की बात करें, जिन्होंने बड़ी मुस्तैदी के साथ बड़े स्तर पर जखीरा पकड़ा। ये मॉड्यूल फरीदाबाद मॉड्यूल कहा जाता है और इस मॉड्यूल में ज़्यादातर डॉक्टर और इंजीनियर और बड़े प्रोफेसर शामिल हैं। ये वो लोग हैं जो कि बड़े स्तर पर काम करते हैं। ये पूरा इस स्टोरी के बाद इन्वेस्टिगेशन अभी तक कहां से पहुंची, टेरर फंडिंग के मामले जो डॉक्टर शाहीन और बाकी के अकाउंट चेक किए गए उनमें बड़े स्तर पर फंडिंग हुई है। इन फंडिंगों को हम डिस्क्लोज करें उससे पहले पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जो इस्लामाबाद कचहरी के बाहर धमाका हुआ था जिसकी गूंज वहां 6 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी। बड़ा एक धमाका था, 12 लोग मरने की घोषणा की गई थी और ये कहा गया था कि 30 लोग लगभग उसमें घायल हो गए हैं। उसमें पाकिस्तान ने सीधा हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की मिलीभगत का आरोप लगाया है और ये कहा है कि ये हिंदुस्तान से हो रहा है। लेकिन ये जो भारतवर्ष में हुआ इसका खुलासा बड़े स्तर पर करने से पहले मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के 27वें संविधान संशोधन की चर्चा की जाए। पाकिस्तान ने अपने संविधान संशोधन में 27वां संविधान संशोधन पास कर लिया है जिसके तहत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सीडीएफ एक नया पोस्ट बनाया गया है जिसमें अब थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों की कमांड अब COAS यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास होगी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिसको हम समझ रहे हैं कि ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी CJCSC पद भी अब समाप्त कर दिया गया है। यह संशोधन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के मौजूदा पद को समाप्त करने का प्रावधान करता है और अब तीनों सेनाओं के बीच समन्वय का शीर्ष कार्यालय जो था वो अब इसके पास चला जाता है। आजीवन होगा, ये जो सबसे खास बात है, ये आजीवन होगा। फील्ड मार्शल जैसे 5 सितारा मानक रैंक को अब आजीवन पद और विशेषाधिकार दिए जा रहे हैं। यानी कि असीम मुनीर कुछ भी करे, किसी को भी मारे, अंदर जो अत्याचार कर सकता है वो अत्याचार करे, जिसको चाहे उसको क्रैश करे। असीम मुनीर को यानी कि फील्ड मार्शल को अब असीमित अधिकार दे दिए गए हैं और वो अब आजीवन पद बना दिया गया है। इन अधिकारों की बात समझे तो क्या है, आजीवन कानूनी प्रतिरक्षा है यानी कि लीगल इम्यूनिटी दे दी गई है। मरते दम तक उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं आ सकता, वो सीट पर रहे या सीट पर ना रहे। ये प्रावधान फील्ड मार्शल असीम मुनीर को असाधारण शक्तियां और सुरक्षा प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय सामरिक कमान का नियंत्रण उसको दे रहा है, नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड उसके हाथ में दे रहा है। CDF जो कि COAS होंगे की सिफारिश पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाए, उसकी सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी और यह प्रमुख पाकिस्तानी सेना से होगा।
इससे देश के परमाणु और सामरिक शस्त्रागार पर सेना प्रमुख का नियंत्रण और मजबूत होगा। ये कह रहा है कि इस पर सेना प्रमुख को परमाणु हथियार चलाने की अनुमति दी गई है या शक्ति दी गई। अभी तक पाकिस्तान में वो होता तो था, लेकिन सरकार की सहमति होती थी, लेकिन अब सरकार की सहमति के किसी प्रकार की इसमें आवश्यकता नहीं है। अब सीधा ये जो असीम मुनीर है इसको परमाणु हथियार चलाने की शक्ति दे दी गई। यानी कि ये संशोधन इस समय आना और इससे पहले दिल्ली में धमाके होना और दिल्ली के अंदर ये सब कुछ होना, ये एक बड़ा संकेत तो नहीं है कहीं? ये बड़ा संकेत मुझे इसलिए लगता है कि पहले लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद ने तैयारी की, हिंदुस्तान को दहलाएंगे और हिंदुस्तान को सैकड़ों जगह पर दहलाएंगे। जब हिंदुस्तान को सैकड़ों जगह पर बम फोड़कर हजारों लाखों लोगों की हत्या कर दी जाएगी, उसके बाद जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान रिटेलिएटिव एक्टिविटी करेगा और पाकिस्तान के बेस उड़ाएगा। तब असीम मुनीर के पास कोई शस्त्र नहीं होगा, तो असीम मुनीर ने शहबाज शरीफ को कन्विंस करके, या मैं कहूं बंदूक की दम पर, ये संशोधन पास करवाकर अपने को शक्ति ली है। और अब वो शक्ति पूर्ण रूप से असीम मुनीर को किसी को भी लजाने सताने, क्योंकि वो अब तो इम्यून हो गया है। इसको दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि वो अब कानूनी अमृत प्राप्त कर चुका है, अमृत को प्राप्त हो गया है। अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता पाकिस्तानी कानून के हिसाब से। लेकिन एक बात बताऊं, हिंदुस्तान बिगाड़ सकता है, हिंदुस्तान सीधा अटैक कर सकता है और उसको पकड़ सकता है। ये बिल्कुल वैसे ही कर सकता है जैसे कि सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने पकड़ा था और फिर उसको फांसी लटकाकर जल समाधि दी गई थी। ये हिंदुस्तान को ये इतना भड़का रहे हैं कि अब पाकिस्तान पर कब्जा करने का नंबर भी आ सकता है कि पाकिस्तान पर कब्जा करके इनके सेना प्रमुख को या फिर असीम मुनीर फील्ड मार्शल को गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके उसको फांसी चढ़ाया जाए। इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं। लेकिन असीम मुनीर को ये शक्तियां इतनी खतरनाक तरीके से दी गई हैं कि अब वो केवल हिंदुस्तान को या तो डराने का प्रयास किया जा रहा है या कुछ और। इसके अतिरिक्त एक और कि भाई अब ये जो संशोधन आया है वो संशोधन हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अवैधानिक घोषित कर दे। इसके लिए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, यानी कि अब एक नया कोर्ट बनाया गया है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, एफसीसी जिसको कहा गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास वो अधिकार नहीं होंगे। अब प्रांतों के मामले, संवैधानिक संशोधनों के मामले और संविधान के इंटरप्रिटेशन के मामले एफसीसी के पास होंगे, जो कि अब नए सिरे से नियुक्त किया जाएगा। इससे स्थापित होने से सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां सीमित हो जाएंगी, जो अब मुख्य रूप से दीवानी और आपराधिक मामलों पर ही कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगी। एफसीसी में सभी प्रांतों का समान प्रतिनिधित्व होगा और इसे संवैधानिक याचिकाओं पर स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार होगा। जितने प्रकार की संवैधानिक याचिकाएं कहीं भी फाइल की गई हो वो सीधा एफसीसी फाइल करेगा। एफसीसी अपने आप सुमोटो ले सकता है। इसका मतलब बिल्कुल साफ हो गया कि संविधान में अगर कोई संशोधन लेने की कोशिश भी करता है असीम मुनीर को जो शक्तियां प्रदान की गई हैं, तो फिर एफसीसी चूंकि अभी नया अपॉइंट होगा और ये लोग ही अपने लोगों को बिठाने वाले हैं, इसलिए अब इस संविधान संशोधन को अपास्त करने की भी जो रास्ता था वो उसको बंद करके रखा गया है। इसके अलावा दिल्ली में जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसको अब एनआईए को दे दिया गया है। एनआईए को इन्वेस्टिगेशन देने के साथ साथ यूएपीए का कानून लगाया गया है, एक्सप्लोजन का कानून लगाया गया है। मुख्य संदिग्ध हमने पकड़ ही लिए हैं। डॉक्टर मॉड्यूल सामने निकल कर आ रहा है, व्हाइट कॉलर टेलर मॉड्यूल इसको कहा जा रहा है। फरीदाबाद मॉड्यूल भी इसको कह सकते हैं। कार में जो व्यक्ति बैठा था, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह पता लगा है कि वो जो कार में व्यक्ति बैठा था वो एक डॉक्टर था। आप सोचिए, कार में जो व्यक्ति बैठा पाया गया वो एक डॉक्टर था और वो आत्मघाती, अभी तक ये कहा जा रहा है कि उसने आत्मघाती हमला किया है। एक डॉक्टर ने, आप कहते हो डॉक्टर उमर उन नबी नाम का व्यक्ति है जो संदिग्ध है। जांच एजेंसियों का मानना है कि यही वे व्यक्ति था जो विस्फोटक के समय कार में मौजूद था और उसने फिदायीन यानी कि आत्मघाती हमला किया है। वह कथित तौर पर पुलवामा का रहने वाला है और फरीदाबाद के एक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर था। आप समझ लीजिए, लोग जो कहते हैं कि आतंकी पढ़े लिखा, आप एजुकेशन बढ़ा दीजिए पढ़ा लिखा कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जितना पढ़ा लिखा है उतना बड़ा आतंकी है। आप ओसामा बिन लादेन को ले सकते हैं,
वो कौन था? अब संसार के जितने बड़े आतंकी हैं वो हाईली एजुकेटेड हैं, यानी कि ज्यादा एजुकेशन, ज्यादा बड़ा आतंकी, ये बात तय है। अंतरराष्ट्रीय लिंक इसमें जो मिले हैं अभी तक, वो मिले हैं प्रारंभिक जांच से पता लगता है कि कथित तौर पर हैंडलर तुर्की है। आप सोचिए तुर्की पाकिस्तान का कैसा कोलैबोरेशन है। तुर्की और अफगानिस्तान में स्थित हैं, जो उमर और मॉड्यूल के अन्य सदस्यों के संपर्क थे, उनसे ये पता लगता है कि ये लोग, इनकी जो फाइनेंसिंग है, इनकी जो फंडिंग है, वो फंडिंग वहां से जैश ए मोहम्मद से होती है, और अफगानिस्तान के रूट से इस बार पैसा आया, तुर्की के रूट से इस बार पैसा आया, ऐसा निकलकर सामने आया। एनआईए उस पर जांच कर रही है और इसके अलावा ईडी उसमें बैठ चुकी है, ईडी भी इसमें काम कर रही है। अब देखिए भारत में ये हुआ, भारत में होने का रिटेलिएशन या उसका जो जवाबी दिखाई पड़ा वो इस्लामाबाद में दिखाई पड़ा। और मैंने कल कहा भी था कि भाई अगर भारत सरकार ये नीति अपनाती है कि अपनी सेना को झोंकने के बजाय इस तरह के ही मॉडल का इस्तेमाल कर सकती है तो करना चाहिए। उसमें असीम मुनीर के नीचे भी अगर पिछवाड़े से लगाना पड़े तो लगाना चाहिए। ये वैसे ही लगाना चाहिए जैसे कि इजराइल के पास सेना की कमी रहती है, लेकिन इजराइल ने छोटे बम, बड़े बम, मजले बम, सजले बम, पेजर बम, पॉकेटों के बम, सब तरह के बमों का इस्तेमाल किया और मालूम पड़ा कि वहां चाहे लेबनान की बात करें, ईरान की बात करें या बाकी स्थानों पे बात करें, सब एकदम सहमे हुए हैं कि आखिर कहां से बम फट जाएगा, कुछ पता नहीं। वैसा ही भारत सरकार को भी करना चाहिए ताकि हमारी सेना भी बच सके। और जो तरीका वो अपनाते हैं, मोदी जी पहले ही कहते हैं कि टिट फॉर टैट, जैसा वो करेंगे वैसा हम करेंगे, तो मुझे लगता है कि जैसा वो करना है वैसे ही हमको भी अब करना चाहिए, हमारा मॉडल भी वैसे ही होना चाहिए। लेकिन इसका रास्ता जो जो बांग्लादेश के रूट से निकल कर आया, तो बांग्लादेश कैसे अशांत रह सकता है? अगर इस्लामाबाद में बम फूटा, खैबर पख्तूनख्वा में फूटा, तो बांग्लादेश में भी डिस्टरबेंस होनी ही चाहिए। क्योंकि बांग्लादेश की एक और खास बात है कि उनका जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वो शेख हसीना को, अभी उसने सुनवाई कर ली है, हो सकता है कि वो फांसी की सजा सुना दे। और शेख हसीना को अगर फांसी की सजा सुना दी जाती है तो ऐसी परिस्थितियों में शेख हसीना का बांग्लादेश वापस जाना मुश्किल है। और शेख हसीना अगर बांग्लादेश वापस न गई तो बांग्लादेश आतंक का नया अड्डा बन ही चुका है। आईएसआई घुस चुकी है, लश्कर तैयबा घुस चुका है, जैश ए मोहम्मद खुद चुका है, वहां पर उनके ऑफिसेस खोले जा चुके हैं, वो वहां लगातार डिस्टर्बेंस कर रहे हैं और वो घोषणा भी कर चुके हैं कि वहां से वो हिंदुस्तान में प्रवेश करेंगे। अवामी लीग जो कि उनकी शेख हसीना की पार्टी है, शेख मुजीबुर रहमान ने उसको बनाया था। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के लगभग 100 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद वहां जिस दिन हमारे यहां धमाका हुआ उसके दूसरे दिन ही हिंसा और दंगे हो गए। लगातार हिंसा आगजनी दिखी। पिछले कुछ दिनों में ढाका और अन्य प्रमुख शहरों में पहले ही छोटे छोटे बम चलाए जा रहे थे, क्रूड बम, कच्चे बम छोड़े जा रहे थे, लेकिन रिपोर्ट का मानना है कि एक रात में ही 17 बसें जला दी गई, जो यूनिस के प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। अज्ञात हमलावरों ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के ग्रामीण बैंक, क्योंकि मोहम्मद यूनुस तो ग्रामीण बैंक से ही है, ग्रामीण बैंक के मुख्यालय के बाहर बम फोड़े। इसके अलावा यूनुस की एक सलाहकार फरीदा अख्तर के व्यावसायिक प्रतिष्ठान को भी निशाना बनाया गया। अवामी लीग विरोध कर रही है और अवामी लीग ये मानकर चल रही है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण में 13 नवंबर को जो शेख हसीना के खिलाफ होने वाले संभावित फैसले हैं, ये जो फैसले होने वाले हैं, उन फैसलों में ये संभव है कि उनको रोक दिया जाए और बाकी अवामी लीग के लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाए। बहुत सारी प्लाटून कमांडे वहां भेज देंगे। ढाका को इस समय छावनी बना दिया गया है और लेकिन फिर भी ढाका में भी लोग रुक नहीं रहे हैं। वो अपनी जो वो कार्रवाइयां कर सकते हैं या जो वो एक्टिविटी कर सकते हैं, उन सभी एक्टिविटियों में वो इन्वॉल्व है। मैं एक चीज़ से बिल्कुल सहमत हूं भारत सरकार की, या मैं भारत सरकार ना कहा जाए, मैं इस बात से सहमत हूं कि बांग्लादेश को कब्जा कर लेना चाहिए इस समय। इसके अलावा कोई सोल्यूशन, भले ही उसको ऑटोनोमस क्षेत्र बनाकर छोड़ दे, फिलिस्तीन की तरह उसको ऑटोनोमस क्षेत्र बनाकर छोड़ दे, और असीम मुनीर को जो असीमित शक्तियां अब दी गई हैं ताकि भारत को डराया जा सके, या वो बम विस्फोट, बम का इस्तेमाल भारत के विरुद्ध किसी भी स्टेज पर कर सके, या फिर वो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सके, और पाकिस्तान के अंदर भी अगर कोई व्यक्ति कहे तो उनके खिलाफ भी सीधी सीधी कार्रवाई या बड़ी वो क्रूरता से कार्रवाई कर सके। और इसके लिए उसको कोर्ट से इम्यून कर दिया गया है। वो राष्ट्रपति से भी ज्यादा अब पाकिस्तान के राष्ट्रपति और जो इससे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता था उनसे सबसे स्ट्रांग बन गया। न प्रधानमंत्री, न राष्ट्रपति, न
सुप्रीम कोर्ट और ना ही कोई और कमान, इन सब के ऊपर उसको बैठाया गया है। मैं समझता हूं कि असीम मुनीर का खेल करना अति आवश्यक है। असीम मुनीर को वैसे ही खेल करना चाहिए इसके साथ जैसे कि इजराइल ने तमाम तरह के लोगों के साथ किया। अन्यथा मैं मानकर चलता हूं अब समय वो आ गया है, भारत के मुस्लिम संगठनों ने भी प्रधानमंत्री को और सरकार को चिट्ठियां लिख लिख के और संगठनों ने रेजोल्यूशन पास करके ये कहा है कि भारत की सुरक्षा इस समय खतरे में है। पाकिस्तान और बांग्लादेश, बाकी आप जिसके खिलाफ जो कार्रवाई कर सकते हैं वो कार्रवाई करनी चाहिए। ये जो भारत में धमाके हो रहे हैं ये केवल हिंदू समाज ही नहीं इसका टारगेट है, इसका टारगेट तो मुसलमान भी है। हिंदुस्तान के अंदर 20% मुसलमान रहता है, वो मुसलमान भी मारा जा रहा है। अब चूंकि मुस्लिम भी उनके टारगेट पर हैं, इसलिए अब इनको दर्द बहुत हो गया है और दर्द होने के बाद ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। अन्यथा ये उनके ही समर्थक, बहुत बड़ी तादाद में भारत में उनके समर्थक हैं, बहुत बड़ी तादाद में वो ही भारत में होते हैं। और मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से उनकी आंखें खुली और उन्होंने एकदम अचानक बेल कैंसिल की, और बेल कैंसिल करते समय ये कहा है कि टेररिस्टों को संदेश जाना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट किस मूड का है। मुझे लगता है ये वातावरण देश में जो बन रहा है, इस वातावरण का परिणाम ये भी हो सकता है कि बांग्लादेश को वापस लेना और पाकिस्तान को अब मिलाने का समय है, लेकिन इनको ऑटोनोमस क्षेत्र बनाकर इन क्षेत्रों पर कंट्रोल करना होगा। विश्व समुदाय को कन्विंस करना होगा, असीम मुनीर का वध करना होगा, तभी भारत अक्षुण्ण रह सकता है, तभी भारत सुरक्षित रह सकता है। अन्यथा ये जो वो कर रहे हैं वो तो आतताई हैं, वो किसी भी हद तक कर सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। उनको सिर्फ शासन करना है, वो इस्लाम का इस्तेमाल सिर्फ शासन करने के लिए करते हैं, इस्लाम के नाम को बदनाम करते हैं। या फिर मैं कहूँ कि इस्लाम में जो आयतें, विवादित आयतें जो कि सऊदी अरेबिया ने पढ़ने से मना कर दिया है अब, जिसके लिए भारत में मुकदमा जितेंद्र त्यागी ने फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में और ये कहा था ये 26 आयतें इसमें से हटा दी जाएं, वो आयतें हटाने, वो मुकदमे को डिसमिस कर दिया गया था, जो कि सऊदी अरेबिया ने अपने यहां से पढ़ने से मना कर दिया और ये कहा कि इन आयतों को नहीं पढ़ा जाएगा, ना ही इनके इंटरप्रिटेशन किए जाएंगे। ये संभव है कि सऊदी अरेबिया उन आयतों को सीज करवा दे और नई कुरान यानी कि वो लेस करके नई कुरान को लेकर आए। ये संभव है क्योंकि विजन 2030 के तहत किंग सलमान इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं और उन्होंने घोषणा करी है बाकायदा कि जो विवादित आयतें हैं जो अब इररिलेवेंट हो चुकी हैं, उन आयतों को मस्जिदों में न तो पढ़ाया जाएगा ना बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो फिर भारतवर्ष में उन आयतों को सीज करने में ही, उनको बैन करने में ही भलाई है। या फिर मैं कहूं कि भारत में घर वापसी के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। और मैं मानता हूं कि अगर घर वापसी नहीं होती है तो ये समाप्त नहीं हो सकता, ये सब कुछ चलेगा। भारत सरकार को और भारत के लोगों को, भारत के मुस्लिम समाज को, भारत के प्रबुद्ध समाज को ये फैसला करना होगा कि वो पाकिस्तानी या आताताई शक्तियों के धर्मार्थ हैं या फिर वो हिंदुस्तान को मानते हैं, इसलिए हिंदू धर्म के अनुयायी हैं और वो अपनी घर वापसी करते हैं और अपने बच्चों को, अपने भविष्य को, अपने परिवार को और अपने देश को वो बचाना चाहते हैं। अन्यथा जो इस्लामिक कंट्रियों में हो रहा है वो किसी जंग से कम नहीं है, वो किसी विनाश से कम नहीं है, वो अपना विनाश स्वयं कर रहे हैं। केवल उनका एजेंडा जो इस्तेमाल किया जाता है वो पुरानी आयतें, पुरानी हदीसें, पुराने वो, और इनको इस्तेमाल कर करके मुल्ला बल्वी भड़काते हैं, जिनको सऊदी अरेबिया और यूएई ने भी अपने यहाँ मस्जिदों में घुसने से मना कर दिया। वो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं और यहाँ पर वो अत्याचार की वो पराकाष्ठा करवाते हैं कि व्यक्ति खुद आत्मघाती बनता जा रहा है। सोचिए एक डॉक्टर, प्रोफेसर डॉक्टर आत्मघाती बन जाता है, क्या मतलब है? ये सिर्फ वो है जो 5 टाइम की नमाज और ये तकरीरें सुन सुन कर ब्रेन वॉश होता है और ये कुछ भी कर सकता है, ये सारे संसार को तबाह करने के लिए आगे है। जब हथियार पुराना हो जाए, उसमें जंग लग जाए, तो उस हथियार को रखने में भलाई होती है। अन्यथा वो हथियार अगर चलाता रहा तो फिर वो हथियार स्वयं में जंगधारी खुद को भी नुकसान देता है। ऐसा ही इस्लामिक प्रिंसिपल भी हो सकते हैं जो अब इस्लाम को ही नुकसान दे रहे हैं, मुसलमान जो उनके अनुयायी हैं उनको ही मार रहे हैं। इसका क्या तरीका है, ये तो मुस्लिम भाई या मुसलमान ही हिंदुस्तान के बता सकते हैं कि वाकई में वो कैसे सोचते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।